चलिए इकोनॉमी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए हम 12th क्लास एनसीईआरटी इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स कवर कर रहे हैं। सिंपल भाषा में सिविल्स के लिए जो ज़रूरी है वो इकोनॉमी हम कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी से 12th क्लास की। इसके लिए हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग के वाया डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को सीख रहे हैं और हमारा लास्ट लेक्चर था विशाली सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, अब हमने जब सर्कुलर फ्लो समझ ही लिया है, जिसके तहत हमने ये समझा कि इनकम सर्कुलर मैनर में फ़्लो करती है। हम चाहे प्रोडक्शन के लेवल पर चेंजेस करें तो वो चेंजेस कंजम्पशन यानी कि एक्सपेंडिचर और इनकम लेवल पर रिफ्लेक्ट होंगे। हम अगर इनकम लेवल पे चेंजेस करें तो वो कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन लेवल पर रिफ्लेक्ट होंगे। हम अगर कंजम्पशन लेवल में चेंजेस करें तो वो प्रोडक्शन और इनकम लेवल पे रिफ्लेक्ट होंगे। मतलब हम तीनों में से किसी भी लेवल में एक लेवल पे चेंजेस इंड्यूस करें तो बाकी दो लेवल पे सिमिलर चेंजेस आपको होते नज़र आएंगे। अब हम उसके वाया आगे बढ़ चुके हैं और हमने ये कंक्लूड किया था पिछले लेक्चर में कि हम तीन मेथड्स, चाहे वो प्रोडक्शन मेथड है, चाहे वो एक्सपेंडिचर मेथड है, चाहे इनकम मेथड है, इनके वाया नेशनल इनकम अकाउंटिंग कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। हम आज शुरुआत प्रोडक्शन मेथड के वाया करेंगे। इसमें वो तमाम टर्म्स यूटिलाइज़ होंगी जो हमने पिछले लेक्चर्स के वाया सीखी हैं। कोशिश करेंगे कि आपको वो चीज़ें रिकॉल हों और आज भी जहाँ जहाँ समझाने की ज़रूरत पड़ी हम उन्हें समझाएंगे। कुछ टर्म्स हैं जो नई इंड्यूस होंगी जो इस कैलकुलेशन से जुड़ी हुई हैं, हम उन टर्म्स को भी समझेंगे, जैसे यहाँ पे इन्वेंट्री मेंशन किया है मैंने। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग में द प्रोडक्ट मेथड। हम प्रोडक्ट मेथड को वैल्यू एडेड मेथड कह सकते हैं। प्रोडक्शन इज़ वैल्यू एडिशन, तो हम इसे वैल्यू एडेड मेथड भी कह सकते हैं। तो प्रोडक्ट मेथड को ही वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं। मोबाइल्स अपने साइलेंट रखा करें, क्लास में स्टार्ट करें। इन दिस मेथड वी कैलकुलेट द aggregate annual value, this term the annual value or this term the aggregate. So in this method we calculate the aggregate annual value of goods and services produced in a year. हमने annual ले ही लिया यहाँ पे in a year। अब क्वेश्चन आता है, do we add up the value of all goods and services produced by all the firms in an economy? क्या हम सभी की वैल्यू को एडअप करते चले जाएंगे जितनी भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं सभी फर्म्स ने? इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल के वाया आएंगे। उस एग्जांपल को थोड़ा समझिए। सपोज़ कीजिए कि एक इकोनॉमी के अंदर सिर्फ और सिर्फ दो लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक व्हीट प्रोड्यूसर है, द फार्मर, आप उसको व्हीट प्रोड्यूसर समझिए, और दूसरा है एक बेकर जो ब्रेड बनाता है, ऐसा मानिए। दूसरा आप ये मान के चलिए कि जो व्हीट प्रोड्यूसर है उसने कोई इनपुट यूज़ नहीं किया है सिवाय अपनी लेबर। उसने कोई इनपुट यूज़ नहीं किया है सिवाय अपनी लेबर। अपनी लेबर के दम पर उसने व्हीट प्रोड्यूस कर दिया विशाली, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमने ये माना कि उसने ₹100 का व्हीट प्रोड्यूस किया। ओहो, किधर लिख दिया? ₹100 का व्हीट प्रोड्यूस किया। कितने का किया? कितने का बेटा? ₹100। ओके, अब मान लीजिए कि इस ₹100 के व्हीट में से ₹50 का व्हीट उसने बेकरी वाले बेकर को दे दिया। तो यहाँ से हम ₹50 का व्हीट इसको दे रहे हैं बेकर को। बेकर को कुछ और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ₹50 का व्हीट उसने बेकर ने लिया है व्हीट प्रोड्यूसर से। अब इस ₹50 के व्हीट से बेकर ने जो ब्रेड बनाई है वो ब्रेड बनी है ₹200 की। वो ब्रेड बनी है ₹200 की। अब हम अगर देखें कि हम प्रोडक्ट मेथड के वाया कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो हमने लिखा है कि इन दिस मेथड वी कैलकुलेट द एग्रीगेट एनुअल वैल्यूज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो अगर हम वैल्यू ऑफ गुड्स यहाँ लेते हैं क्योंकि गुड ही प्रोड्यूस हुई हैं, अगर हम गुड्स की एग्रीगेट वैल्यू को एग्रीगेट करें तो हमारे पास आ जाएगा प्रोडक्ट मेथड के वाया नेशनल इनकम का कैलकुलेशन अभी के डेफिनेशन के हिसाब से। तो वो तो बना हमारे पास ₹100 प्लस ₹200 इज इक्वल टू ₹300। ओके, पर फिर हमारे सामने एक दूसरा क्वेश्चन खड़ा था कि डू वी एड अप द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द फर्म्स इन एन इकोनॉमी? फिर क्या वो होगी एग्रीगेट वैल्यू? तो यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि
डबल काउंटिंग का एरर आ जाएगा। डबल काउंटिंग का एरर इसलिए आ जाएगा क्योंकि आपने यहाँ पे एक मिस्टेक की। वो क्या की? जब आपने वीट प्रोड्यूसर के लेवल पर वीट का वैल्यू देखा तो वो ₹100 था, ठीक है। जब आपने बेकर के लेवल पर ब्रेड का वैल्यू देखा तो वो ₹200 था और आपने इसको ऐड कर दिया। पर टेक्निकली देखा जाए तो बेकर ने ये ₹200 की ब्रेड बनाने के लिए ₹50 का वीट कंज्यूम किया था। ₹50 का वीट कंज्यूम किया था। इसका मतलब वीट प्रोड्यूसर से उसने ₹50 का जो वीट लिया, उस वीट पर उसने ₹150 का वैल्यू एडिशन किया, क्योंकि जो उसने ₹200 का टोटल ब्रेड बनाया है उस ₹200 में से माइनस होगा ₹50, क्योंकि ये ₹50 आपने ऑलरेडी इस ₹100 में काउंट कर लिया है। आपने जब ₹100 काउंट किया था तो आपने उस ₹100 में वो वाला ₹50 का वीट भी काउंट किया था जो वीट प्रोड्यूसर ने अपने पास रख लिया, और प्लस वो वाला ₹50 का वीट भी काउंट कर लिया जो उसने आगे बेकर को बेचा। तो आपने ₹50 प्लस ₹50 टोटल ₹100 वहीं पर काउंट कर लिए हैं। आपने ₹100 टोटल वहीं पर काउंट कर लिए हैं। तो इसीलिए जब ₹100 यहीं पर हमने काउंट कर लिए, तो अब इस बेकर ने जो ₹200 की ब्रेड बनाई है उसमें से ₹50 का जो वीट इसने यूज़ किया था वो माइनस करना ही पड़ेगा। वो माइनस करना ही पड़ेगा क्योंकि ये एंटिटी यहाँ कैलकुलेट हो चुकी है। आप इसे ऑलरेडी एक बार कैलकुलेट कर चुके हैं। इतनी बात समझ में आई? तो इसलिए ब्रेड का अमाउंट है यहाँ पे ₹200, माइनस कीजिए उसमें से वीट की वैल्यू जो बेकर ने पे की थी टू द वीट प्रोड्यूसर, जिसकी वजह से वीट प्रोड्यूसर की वैल्यू बनी थी ₹100। तो हमें पता ही है, वो तो है ही, वहाँ पे काउंट कर ही लिया हमने। तो 200 माइनस 50 बनता है ₹150। तो अल्टीमेटली दिस ₹150 इज द वैल्यू एडेड बाय द बेकर। ₹150 इज द वैल्यू एडेड बाय द बेकर। ओके, तो आप कैलकुलेट करेंगे ₹100 प्लस ₹150। तो जो एग्रीगेट वैल्यू यहाँ बनी वो 250 बनी। ₹300 एग्रीगेट वैल्यू नहीं बनेगा। अगर ₹300 हम एग्रीगेट वैल्यू बनाएंगे तो ऐसे में 50 एक्स्ट्रा काउंट किया आपने 50 दो बार काउंट किया, डबल काउंटिंग हुआ ये। आपने 50 दो बार काउंट किया। ओके, पहले आपने उसे वीट प्रोड्यूसर के लेवल पे भी काउंट कर लिया, फिर आपने उसे बेकर के लेवल पे भी काउंट कर लिया। बेकर की 200 रुपये की ब्रेड में भी 50 रुपये शामिल है ना, 50 रुपये का वीट भी तो लगा। तो यहाँ पर ₹50 जो है बेकर के केस में वो इंटरमीडिएट गुड की कीमत है। तो हेयर इंटरमीडिएट गुड, द इनपुट गुड इज ₹50, दैट इज वीट। इंटरमीडिएट गुड हमें कैलकुलेट यहाँ पर नहीं करनी है, फाइनल गुड की वैल्यू में से हमें उसे माइनस करना है, ₹200 में से हमें उसे माइनस करना है, फिर बचता है ₹150। असल में वही एडेड वैल्यू है ऑफ द बेकर, दैट इज़ द एडेड वैल्यू ऑफ द बेकर। और जो प्रोडक्ट मेथड है वो वैल्यू एडेड मेथड ही है। वो वैल्यू एडेड मेथड है कि कौन कितना वैल्यू ऐड कर रहा है। अब क्योंकि वीट प्रोड्यूसर के केस में उसने कोई इनपुट लिया ही नहीं था, उसने कोई इनपुट लिया ही नहीं था, उसने सिर्फ अपनी लेबर के दम पर ही वो ₹100 का वीट प्रोड्यूस कर दिया था। तो उसके जो वीट की वैल्यू थी वो कंप्लीट वैल्यू एडेड था ₹100, क्योंकि उसने कोई इंटरमीडिएट गुड वहाँ पर कंज्यूम नहीं किया था। हम ये मान के चल रहे थे, ओके। इसलिए जो प्रोड्यूसर ऑफ वीट है उसने ₹100 का वैल्यू ऐड किया, लेकिन बेकरी नहीं कर सकता, ब्रेड नहीं बना सकता बिना आटे के। आटा उसने उसी से लिया क्योंकि दो ही लोग एग्जिस्ट करते हैं, वो ₹50 का उसने लिया था। उस पर आगे उसने अपनी मेहनत से जो वैल्यू एडिशन की अपने स्किल से, वो ₹150 की है। तो इसलिए इसका ₹150 यानी कि बेकर का, वीट प्रोड्यूसर का ₹100, दोनों हुई हैं ₹250 की वैल्यू एडिशन। ये है एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर। तो हम इसका आंसर दे रहे हैं कि डू वी एड अप द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द फर्म्स इन एन इकोनॉमी? नहीं, ऐसा नहीं है। हम अल्टीमेटली
उन्हीं गुड्स को कैलकुलेट करेंगे जो गुड्स यहाँ पर फाइनल गुड्स के रूप में या वैल्यू एडिशन के रूप में एग्जिस्ट कर रही हैं। हम यहाँ पर इंटरमीडिएट गुड्स को कैलकुलेट नहीं करेंगे, अदरवाइज डबल काउंटिंग का एरर क्रिएट हो जाएगा। तो इसी के लिए टर्म पैदा होती है, और वो टर्म ये है कि टू कैलकुलेट द एग्रीगेट एनुअल वैल्यू, अगर आपको एग्रीगेट एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करना है, वी नीड टू कंसिडर द नेट कॉन्ट्रीब्यूशन, दिस टर्म नेट कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय अ फर्म एंड इट इज कॉल्ड वैल्यू एडेड। सो नेट कॉन्ट्रीब्यूशन बेकर ने कितना दिया, ₹150 का, क्योंकि ₹50 का कॉन्ट्रीब्यूशन तो प्रोड्यूसर ने दिया था ना, वीट प्रोड्यूसर ने, क्योंकि उसने जो ₹100 का टोटल वीट दिया था उसमें ही वो वाला ₹50 का वीट है ना जो बेकर को मिल रहा है। तो इसलिए द नेट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वीट प्रोड्यूसर इज ₹100, द नेट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द बेकर इज ₹150। सो अल्टीमेटली द एग्रीगेट एनुअल वैल्यू इज ₹250। So aggregate annual value is the ₹250. So that is why to calculate the aggregate annual value, you need to consider net contribution made by a firm. ये बात अब याद रखनी है, जब भी हम एग्रीगेट एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो हमें क्या बात ध्यान में रखनी है कि किसी भी फर्म के द्वारा नेट कॉन्ट्रीब्यूशन, सो यहाँ पर ये नहीं आएगा कि डू वी एड अप द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द फर्म्स इन एन इकोनॉमी, हम उनका नेट कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करेंगे। ओके और नेट कंट्रीब्यूशन जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इसका मतलब हमने वैल्यू एडेड को ही कंसिडर किया, और वैल्यू एडेड को जब हमने कंसिडर किया तभी हमने इस ₹200 की ब्रेड में से ₹50 माइनस करके ₹150 का फिगर कैलकुलेट किया है, और हम इसी को एग्रीगेट एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने में यूटिलाइज करेंगे, और ₹150 प्लस ₹100 इज इक्वल टू ₹250 बनेगा। ओके इसमें कोई डाउट तो नहीं आपको? आपकी किताब में इसके लिए एक छोटा सा चार्ट बनाया हुआ है, और वो छोटा सा टेबल है जो बनाया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। वैसे तो हमने सारा यहाँ पे समझा ही दिया है, और कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। बस इसी को अब आप आगे पढ़ते हुए जाएंगे, चीज़ें आपको आगे क्लियर होती चली जाएंगी। ये देखिए आपके सामने है, हाँ ये देखिए, तो फार्मर और बेकर के एंड पे समझाया गया है। फार्मर के एंड पे पहले देखते हैं, 3 चीज़ें हमारे यहाँ पर हमने एनकाउंटर की। सबसे पहली चीज़ जो हमने एनकाउंटर की दैट इज़ द टर्म प्रोडक्शन। आपने प्रोडक्शन काउंटर की ना, प्रोडक्शन यहाँ पर वीट प्रोड्यूसर ने की ₹100 की, और बेकर ने यहाँ पर प्रोडक्शन की ₹200 की, ₹200 की ये प्रोडक्शन है। ओके सेकंड टर्म आपने एनकाउंटर की इंटरमीडिएट गुड्स, जो वीट प्रोड्यूसर के केस में 0 है पर बेकर के केस में ₹50 है। थर्ड टर्म आपने एनकाउंटर की वैल्यू एडेड, जो वीट प्रोड्यूसर के लेवल पे ₹100 है और बेकर के लेवल पे ₹150 है। तो 3 टर्म आपको एनकाउंटर हुई, प्रोडक्शन, इंटरमीडिएट गुड्स और वैल्यू एडेड। इज दैट क्लियर? तो यहीं से हमारा रास्ता बना, हम सभी कंपनियों की, सभी फर्म्स के द्वारा प्रोड्यूस की गई गुड्स की जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन वैल्यू ले लेंगे। डन। तो पहला स्टेप हमारा क्या है, प्रोडक्शन। हम क्या ले लेंगे, प्रोडक्शन वैल्यू। सेकंड स्टेप, हम उस प्रोडक्शन वैल्यू में से उस फर्म के द्वारा यूज़ की गई इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू माइनस कर देंगे। तो सेकंड वर्ड क्या था, इंटरमीडिएट गुड्स। पहला प्रोडक्शन, फिर इंटरमीडिएट गुड्स। और तीसरा, जब हम प्रोडक्शन में से इंटरमीडिएट गुड्स माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा वैल्यू एडेड। जो वैल्यू एडेड फिगर हमें मिलेगा, वो वैल्यू एडेड फिगर्स को जब हम जोड़ेंगे तो एग्रीगेट वैल्यू ऑफ, एग्रीगेट एनुअल वैल्यू ऑफ द गुड्स आ जाएगा। तो 3 चीज़ें यहाँ पे आपने 3 टर्म्स एनकाउंटर की, प्रोडक्शन, इंटरमीडिएट गुड्स और वैल्यू एडेड। ओके ठीक है वंश, बेटा समझ आइए बात। मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, आसान लगेगा। देखो बेकर का केस भूल जाओ, सिर्फ फार्मर पे फोकस करो। फार्मर के केस में प्रोडक्शन माने टोटल प्रोडक्शन कितने की उसने, वीट प्रोडक्शन ₹100 की। इंटरमीडिएट गुड्स कितनी यूज़ की उसने, ₹0। वैल्यू एड उसने कितना किया, ₹100, क्योंकि प्रोडक्शन में से इंटरमीडिएट गुड माइनस करो तो आ जाता है वैल्यू एडेड।
अब हम केस कंसिडर करते हैं बेकर का। टोटल प्रोडक्शन बेकर ने कितने की? 200 की। इंटरमीडिएट गुड उसने कितने की यूज़ की? ₹50, क्योंकि उसने वीट यूज़ किया था ₹50 का। वैल्यू एडेड कितना आया? 200 माइनस 50 इज इक्वल टू ₹150। अब अल्टीमेटली ये ₹100 और ये ₹150 वैल्यू एडेड ही को कैलकुलेट करना है, तो ₹250 जो है वो आपका एग्रीगेट एनुअल वैल्यू आ जाता है। इसलिए हम ये मानते हैं कि हम किसी भी फर्म का नेट कंट्रीब्यूशन ही कंसिडर करते हैं, यानी कि वैल्यू एडिशन ही कंट्रीब्यूशन करते हैं प्रोडक्ट मेथड के वाया कैलकुलेशन के दौरान। इज दैट क्लियर? अदरवाइज अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, नेट कंट्रीब्यूशन नहीं देखेंगे, वैल्यू एडिशन नहीं देखेंगे, आप टोटल प्रोडक्शन वैल्यू देखते चले जाएंगे, उस हिसाब से अगर आप एग्रीगेट करने चले गए तो आप डबल काउंटिंग एरर में फंस के रह जाएंगे। आपकी जीडीपी का फिगर इतना एग्जैजरेटेड हो जाएगा जो कि फर्जी होगा, जो कि फर्जी होगा। समझ आई? क्योंकि पिछले प्रोड्यूसर के लेवल पे वही चीज़ कैलकुलेट करके हटे हैं और वही चीज़ मेरी रॉ मटेरियल है, तो मैं जो फाइनल प्रोडक्शन कर रहा हूँ उसकी वैल्यू में भी उसकी वैल्यू दोबारा काउंट कर रहे हो। पिछले के लेवल पे काउंट कर तो ली है, मेरी प्रोडक्शन में तो उसको माइनस करो उल्टा, फिर मेरा वैल्यू एडेड एडिशन आएगा ना। या फिर पिछले के लेवल पे मत कैलकुलेट करो, फिर मेरे ही लेवल पे कर लो। किसी ना किसी लेवल पे तो जान छोड़ो, कुछ तो करो। इतनी मुश्किल थोड़ी ना इकोनॉमी है, सौखी सी इजी बात है, इजी करके लो, इतना कॉम्प्लेक्स क्या कर रहे हो? इजी, टेक इट इजी। ओके, जिंदगी भर में हमेशा अभी आगे आगे कॉम्प्लेक्स करेंगे, अभी इतने में थोड़ा ना खत्म हो गया। अभी ये जो लिखा है ये सब क्या है? प्रोडक्ट मेथड है, कोई हलवा तो नहीं कि सीधा कैलकुलेट करके बैठ जाओ होगी जीडीपी। अभी आगे भी कुछ करना है, पर पहले इतना समझो, शुरुआत मूल यहीं से है। 3 चीज़ें ज़िंदगी में पकड़ के बैठ जाओ: टोटल प्रोडक्शन, इंटरमीडिएट गुड, वैल्यू एडेड। बस भूलना ही नहीं कभी। कोई आदमी तुम्हें आके बताए कि मेरा जीडीपी में इतना कंट्रीब्यूशन, क्या वो सब हमें नहीं चाहिए। अपनी किताब बुक्स दिखाओ अकाउंट की, टोटल प्रोडक्शन कितने का बोल रहा है? 1 लाख रुपए का टोटल प्रोडक्शन, डन। इंटरमीडिएट गुड बता अपनी, बोल रहा है 40,000 की। फाइनली नेट वैल्यू एडिशन उसका कितना आ गया? 60,000। 60,000 का उसका कंट्रीब्यूशन है, नेट कंट्रीब्यूशन है, यही वैल्यू एडिशन किया उसने, तो इसका सिर्फ 60,000 कैलकुलेट करो। और दूसरी दुकान पे जाओ, उसने कुछ बताया तो निकला 40,000, उसका 40,000 कैलकुलेट करो तो बना 1 लाख। वरना दोनों बता रहे थे 1-1 लाख, तो बना के बैठ जाओगे 2 लाख, वो तो गड़बड़ हो जाएगी। ओके, ठीक है दिव्या, बोलना 3 टर्म्स वाली। बस ठीक है, अब तो सारा पता ही है आप लोगों को। आगे बढ़ूँ चलें? तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा था एग्जाम्पल ऑफ व्हीट प्रोड्यूसर एंड बेकर। किताब में सारा एग्जाम्पल समझाया ही है, वहाँ से समझ लेना। अब आगे चलते हैं। हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया, डू वी एड अप द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द फर्म्स इन एन इकोनॉमी? तो आंसर हमें मिल गया। हमें फर्म्स के नेट कॉन्ट्रीब्यूशन पे फोकस करना है, जिसको कि हम वैल्यू एडेड के रूप में देखते हैं, तो हम एग्रीगेट एनुअल वैल्यू पर पहुँच पाएंगे। ठीक है मनरीत, एंजॉइंग लाइफ? ओके, चलो नेक्स्ट। अब हमने कुछ चीज़ें और भी देखी थी, पढ़ी थी, पहले इसको हटा दें ताकि जो मेन बॉडी ऑफ वर्क है वो हमारा मिट ना जाए कहीं। यहाँ पर अभी हमें कुछ और कैलकुलेशंस लिखनी है। चलिए, हो गया। ओके, जब हमने इतना समझ लिया, अब हम नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। जब हम वैल्यू एडेड कहते हैं, तो इस वैल्यू एडिशन में क्या क्या चीज़ें शामिल हो रही हैं, इन चीज़ों को जानना भी ज़रूरी है। ओके, देखो, किसी भी इकोनॉमी के अंदर जब आप चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हो, कुछ प्रोडक्शंस ऐसी हैं जो उस इकोनॉमी में बतौर स्टॉक, जिसको हम कैपिटल स्टॉक के रूप में देखते हैं। जब भी आप प्रोडक्शन करते हैं तो आपको 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ती है: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, और जब आप इसमें कैपिटल की बात करते हैं तो कैपिटल आप जानते हैं 2 तरह का होता है, एक वर्किंग कैपिटल और एक फिक्स्ड कैपिटल। ये जो फिक्स्ड कैपिटल होता है बिल्डिंग्स, मशीन्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स की तरह होता है। तो ये जो फिक्स्ड कैपिटल होता है, जो मैंने अभी बताया, मशीन, टूल्स, बिल्डिंग्स, इक्विपमेंट्स, ये फिक्स्ड कैपिटल एक इकोनॉमी का
वो कैपिटल स्टॉक होता है जिस कैपिटल स्टॉक पे उस इकोनॉमी की प्रोडक्शन कैपेसिटी डिपेंड करती है, रिलाई करती है। ओके, इतनी बात आपको क्लियर हुई। अब आप एवरी ईयर इस तरह का कैपिटल स्टॉक फॉर्म करते हो। एवरी ईयर आप मशीन्स, एवरी ईयर्स आप बिल्डिंग्स, एवरी ईयर्स आप टूल्स, इक्विपमेंट्स, ये सब ऐड ऑन करते रहते हैं इकोनॉमी में। तो कैपिटल स्टॉक एवरी ईयर बिल्डअप होता है। आप इसे कैपिटल फॉर्मेशन कहिए। और एक्चुअली में ये एक इकोनॉमी में की गई इन्वेस्टमेंट जैसा है। क्यों है ये एक इन्वेस्टमेंट जैसा? आप इसको ऐसा समझिए कि कोई भी एक इकोनॉमी है, वो प्रोडक्शन कर रही है और उस प्रोडक्शन से उसे वो इनकम जनरेट कर रही है। लेकिन वो इकोनॉमी, वो प्रोडक्शन जिसकी मदद से कर पा रही है, उस प्रोडक्शन में जो चीज़ें सपोर्ट कर रही हैं, जो चीज़ें हेल्प कर रही हैं उस प्रोडक्शन को अचीव करने के लिए, वो ये वाली कैपिटल स्टॉक है जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा हूँ। वो सारे टूल्स, वो सारी मशीन्स, वो सारी बिल्डिंग्स, वो सारे इक्विपमेंट्स, दिस एवरीथिंग, ये सारी टेक्नोलॉजी भी इसी में आ जाएगी। ये कैपिटल स्टॉक है जो उस इकोनॉमी को वो प्रोडक्शन करने में समर्थन कर रहा है। इसके दम पर वो प्रोडक्शन हो पा रहा है और वो प्रोडक्शन एक इनकम जनरेट कर रहा है। तो एक्चुअली में सोसाइटी के अंदर कोई भी इकोनॉमी जो वैल्यू एडिशन कर रही है या जो इनकम जनरेट कर रही है, वो इस कैपिटल स्टॉक की मदद से कर रही है। तो अच्छा खासा कैपिटल फॉर्म होगा, कैपिटल फॉर्मेशन होगा, तो अच्छा खासा वैल्यू एडिशन होगा और अच्छा खासा इनकम जनरेट होगी। तो इसीलिए हम ये मान लेते हैं कि ये कैपिटल फॉर्मेशन इज़ समवेयर अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। So more you will invest, the more capital you will form, the more income you can yield, the more value addition you can do. Okay? तो अब ऐसे में ये जो हमारा कैपिटल फॉर्मेशन है, इसको देखने के कुछ नज़रिए हैं। पहला नज़रिया ये है, सपोज़ कीजिए आपने अभी तक 10 लाख रुपए की इकोनॉमी में मशीन्स, बिल्डिंग्स, इक्विपमेंट, टूल्स बना लिए हैं। तो आपका कैपिटल स्टॉक अभी 10 लाख रुपीज़ का है। लेकिन इस साल आपने 1 लाख और इन्वेस्ट किया, 1 लाख रुपए आपने और इन्वेस्ट किया, उसके कुछ टूल्स, कुछ इक्विपमेंट्स आपने बनाए। वो टूल्स और इक्विपमेंट्स आपने इस इकोनॉमी में जो पहले 10 लाख रुपए के टूल्स, इक्विपमेंट्स, बिल्डिंग मशीन थी ना, उसमें से ही लगभग 1 लाख रुपए के टूल्स और इक्विपमेंट्स ख़राब हो चुके थे, पुराने हो चुके थे, उनकी एज हो चुकी थी, मतलब वियर एंड टीयर हो चुका था। उस 1 लाख रुपए के टूल्स और इक्विपमेंट्स को रिप्लेस करने के लिए आपने जो ये नया 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, इस 1 लाख रुपए के टूल्स और इक्विपमेंट्स ने उन 1 लाख रुपए के टूल्स एंड इक्विपमेंट्स की जगह ले ली। तो 1 लाख रुपया आपने नया इन्वेस्ट तो किया, तो टेक्निकली देखा जाए तो पहले का 10 लाख का कैपिटल फॉर्म हो रखा है। 1 लाख रुपया और इन्वेस्ट करके आपने और 1 लाख रुपए के टूल्स और इक्विपमेंट्स बनाए, टोटल तो हो जाना चाहिए था 11 लाख, टोटल 11 लाख हो जाना चाहिए। अगर हम यहाँ पर देखें तो ग्रॉस मैनर में, ग्रॉस सारा कैपिटल कितना फॉर्म हुआ, 10 लाख का पहले पड़ा है, 1 लाख और ऐड कर दिया है, 11 लाख का। लेकिन अगर हम नेट कैपिटल फॉर्मेशन देखें तो जो 10 लाख का पहले पड़ा था, उसमें से 1 लाख भंगार हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, ख़राब हो चुका है। जो नया 1 लाख ऐड किया है वो उस पुराने 1 लाख के माल को रिप्लेस करेगा। तो वो जो 1 लाख रुपए का पुराना जा रहा है, जिसको नया वाला 1 लाख रुपए रिप्लेस करने आया है, तो ये नया वाला जो ऐड हुआ है, ये नेट कैपिटल फॉर्मेशन में नहीं जा पा रहा है, क्योंकि इसने तो वियर एंड टीयर के वाया जो मटेरियल ख़त्म हो गया उसी को रिप्लेस किया है। मतलब ये डेप्रिसिएशन में चला जाएगा, ये डेप्रिसिएशन में चला जाएगा। तो इकोनॉमी के अंदर जो भी कोई आपके पास कैपिटल स्टॉक होता है, उसके एक टाइम होता है, उसकी एक एज होती है। बिल्डिंग की एक एज होती है, मशीन्स की एक एज होती है, टूल्स की, इक्विपमेंट्स की एक एज होती है। आप लगातार मेंटेनेंस, लगातार ल्यूब्रिकेशन, लगातार ऐसी चीज़ें करके उनकी एज को मेंटेन और बढ़ाने की कोशिश करते हो। ये जो लगातार आप मेंटेनेंस पे पैसा लगा रहे हो, उस बिल्डिंग को, उस मशीन को वर्किंग बनाए रखने में, ये असल में नेट मैनर में कोई नया कैपिटल ऐड नहीं कर रहा, कोई नया कैपिटल फॉर्म नहीं कर रहा।
कैपिटल स्टॉक में कोई नया इजाफा नहीं हो रहा, पहले के ही कैपिटल स्टॉक में जो वियर एंड टीयर कॉस्ट आ रही है ये उसी को भर रहा है, उसी को फिल कर रहा है। जो ऑब्सोलीट हो चुका, पुराना हो चुका हमारा कैपिटल स्टॉक है, ये उसको रिप्लेस करने के लिए आ रहा है। तो असल में ये 1 लाख रुपया डेप्रीसिएशन की तरफ चला गया, डेप्रीशिएट हो गया। ओके, तो ऐसे में अगर हमारे इकोनॉमी को आप देखें तो इकोनॉमी में अब आगे अगर प्रोडक्शन मेथड के वाया कैलकुलेशन बढ़ने वाली है तो उसमें कुछ चीज़ें और आ जाएंगी, कुछ टर्म्स हमें और समझनी है। और वो क्या समझना है, हमारे सामने सिंपल टर्म आ जाती है कि अगर हम देखें कि डेप्रीसिएशन क्या है, डेप्रीसिएशन क्या है, तो हमने क्या समझा डेप्रीसिएशन क्या है। डेप्रीसिएशन जो हमारे पास अभी के लिए कैपिटल फॉर्म हुआ है, उस कैपिटल फॉर्मेशन में से जितना भी कैपिटल वियर एंड टीयर हो चुका है या ऑब्सोलीट हो चुका है, वो जितने वैल्यू का हुआ है उसकी वैल्यू को रिप्लेस करने के लिए जो वैल्यू आपने नई ऐड की है वो अमाउंट डेप्रीसिएशन अमाउंट है। 2 लाख रुपए का वियर एंड टीयर है तो 2 लाख रुपए का डेप्रीसिएशन हो गया। ओके, 2 लाख रुपए का डेप्रीसिएशन हो गया। तो 10 लाख रुपए का कैपिटल स्टॉक आपके पास पड़ा था, आपने 2 लाख रुपया और ऐड कर दिया उसमें। वो ऐड इन द सेंस आपने किया नए मशीन्स, नए टूल्स, सारी चीज़ें नई बनाई, आपने उसको ऐड किया। 10 + 2 12 लाख, ये ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन है। हम अगर ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन को देखें तो ये क्या हो रहा है, 10 लाख प्लस 10 लाख पहले का कैपिटल स्टॉक प्लस 2 लाख जो हमने नया कैपिटल स्टॉक ऐड किया। बट टेक्निकली देखा जाए तो ये 2 लाख वियर एंड टीयर को रिप्लेस करने में जाएगा, तो ये डेप्रीसिएशन अमाउंट है। ओके, तो इसीलिए जब हम यहाँ पर ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन या तो हम इसको किस मैनर में देखेंगे, जो कैपिटल स्टॉक हमारे पास पहले से है वो प्लस जो नया कैपिटल स्टॉक हमने ऐड किया दैट इज़ डेप्रीसिएशन, दैट इज़ 2 लाख। तो कैपिटल स्टॉक एग्जिस्टिंग प्लस ₹2 लाख आपके पास ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन आ गया। ओके, अब अगर हम नेट वैल्यू एडेड निकालना चाहते हैं तो हमें वो माइनस करना पड़ेगा जो हमने डेप्रीसिएशन के रूप में डाला है। अब हमने यहाँ पर वैल्यू एडिशन क्यों टर्म ली वो भी अभी समझ आ जाएगा। हम जब प्रोडक्ट मेथड के वाया कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हमने प्रोडक्ट मेथड को वैल्यू एडेड मेथड का भी नाम दिया है, हमने प्रोडक्ट मेथड को वैल्यू एडेड मेथड का भी नाम दिया। तो ऐसे में जब हम वैल्यू एडिशन की तरफ जा रहे हैं तो उसमें भी 2 टर्म एग्जिस्ट करेंगी, ग्रॉस वैल्यू एडिशन और नेट वैल्यू एडिशन। वो क्यों एग्जिस्ट करेंगी, क्योंकि हम डेप्रीसिएशन के कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे। वो कैसे लेकर के चलेंगे, हम जब इंटरमीडिएट गुड को माइनस कर रहे हैं टोटल प्रोडक्शन में से तो हमारे पास वैल्यू एडेड आ रहा है। जब हम टोटल प्रोडक्शन में से इंटरमीडिएट गुड को माइनस कर रहे हैं तो वी आर हैविंग वैल्यू एडेड, दैट इज़ द वैल्यू एडिशन। आपने इसको सिंपली कह दिया टोटल वैल्यू एडिशन जितना भी आया हमारे पास। लेकिन एक नई चीज़ और इसमें ऐड होगी, सिर्फ इंटरमीडिएट गुड्स ही माइनस नहीं होंगे, वियर एंड टीयर भी इसमें से माइनस करना पड़ेगा, आपको डेप्रीसिएशन भी माइनस करना पड़ेगा। जब आप डेप्रीसिएशन माइनस करके चलेंगे तब आपने इंटरमीडिएट गुड भी माइनस किया और आपने डेप्रीसिएशन भी माइनस किया, तो तब आप नेट वैल्यू एडिशन की ओर बढ़ेंगे। किसी भी इकोनॉमी में हमें इस बात को जानना बहुत ज़रूरी होता है कि मान लीजिए एक मुल्क का जन्म हुआ सन 2000 में, सन 2000 में एक कंट्री का जन्म हुआ और सन 2025 में हम सारे इकोनॉमिस्ट बैठ करके उस कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन का असेसमेंट कर रहे हैं, बट पार्लियामेंट में डिबेट कर रहे हैं। 25 साल बीत चुके हैं। सन 2000 में जब उस कंट्री का आज़ाद हुई या जन्म हुआ तो उस कंट्री ने क्या किया, उस कंट्री ने सपोज़ कीजिए वो जो हमने वैल्यू एडिशन वाला मेथड अभी समझा था वीट प्रोडक्शन और बेकर के वाया, उस हिसाब से कुल मिला करके 1 लाख रुपए की उसकी वहाँ पर मान लीजिए कि जीडीपी हुई या उसने नेशनल इनकम अकाउंटिंग किया तो 1 लाख रुपया आया, सिंपल 1 लाख रुपीज़ आया। अब उस 1 लाख रुपीज़ को आप वहाँ पर कैसे इमेजिन कर रहे हैं, उस समय में पहले साल में सपोज़ कीजिए जब उन्होंने पहली बार फिगर निकाली तो किसी तरह का कोई भी उनके सामने वियर एंड टीयर नहीं आया। मान लीजिए
आपने ये नोटिस किया कि ये है उनका टोटल वैल्यू एडिशन। साल दर साल देश ग्रो करता गया, बढ़ता चला गया। अब जब देश बढ़ता चला जा रहा है तो मान लीजिए इकॉनमी 25 लाख रुपए की हो गई, 1 लाख से बढ़कर के 25 लाख रुपए की हो गई। ये इकॉनमी आगे फ्यूचर में और कितना परफॉर्म कर सकती है या नहीं, इस इकॉनमी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या रहने वाला है, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि इस इकॉनमी में मौजूदा समय में जो कैपिटल स्टॉक है उसका साइज़ कैसा है, उसकी हेल्थ कैसी है। उस कैपिटल स्टॉक का साइज़ क्या है, यानी कि मशीन्स, टूल्स, बिल्डिंग्स का साइज़ कितना है, कितनी मशीन्स हैं, कितने टूल्स हैं, कितनी बिल्डिंग्स हैं, और उनका स्टेटस, उनकी हेल्थ, वो कितनी यंग एज में है या कितनी डेप्रिशिएटेड एज में है, यानी कि वो कितने ख़त्म हुए वाले परिस्थिति में। मतलब एक दुकान नई नई बनी है, एक दुकान बिल्कुल जर्जर हालत में है, तो नई नई वाली दुकान की आमदनी भी हर मंथ की 2 लाख रुपए है और जर्जर हालत वाली दुकान की आमदनी भी हर महीने 2 लाख है। नई जिसकी दुकान है उसे अगले 5 साल तक हर महीने ये 2 लाख रुपया बचने वाला है, क्योंकि उसे दुकान पे कोई खर्चा नहीं करना। पर जो पुरानी दुकान वाला है, जिसकी दुकान जर्जर हो चुकी है, उसकी ये 2 लाख रुपए की मंथली इनकम उसकी इनकम में आगे जा कर के ऐड हो, उसकी सेविंग्स में ऐड हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगले 2-4 महीने में ही उसे एक बड़ा खर्चा अपनी दुकान को रेनोवेट करने में करना है, क्योंकि उसको कैपिटल स्टॉक रिप्लेस करने का टाइम आ गया है। तो ऐसे में दोनों के द्वारा मंथली कितना वैल्यू एडिशन किया जा रहा है, कितना कमाया जा रहा है, सिर्फ इसे देख करके तो आप अगले साल दोनों की क्या कंडीशन रहने वाली है इसका जायज़ा नहीं लगा सकते ना। क्योंकि नई दुकान वाला अगले साल 24 लाख रुपए के साथ खड़ा होगा, हर महीने 2-2 लाख कमा रहा है, हर महीने वो 2-2 लाख का वैल्यू एडिशन कर रहा है, तो अगले साल वो 24 लाख के साथ खड़ा होने वाला है। लेकिन दूसरे वाला ऐसा हो सकता है कि 6 महीने 12 लाख रुपए कमाया, लेकिन अगले 6 महीने में जो 12 लाख कमाया उसने, वो उसे दुकान पे लगाना पड़ जाए, तो साल एंड होने पर सही मायने में देखा जाए तो हाथ में तो उसके 12 लाख ही बचा, बाकी का 12 लाख तो उसकी दुकान में लग गया, जो एक्चुअली में उस समय की उसकी इनकम का पार्ट नहीं है, आगे जाके उसकी इनकम कमाने में मदद करेगा। कैपिटल स्टॉक की क्या खासियत होती है कि कैपिटल स्टॉक हमारी इनकम जनरेट करने में मदद करता है आगे के वर्षों में। कौन सा वाला कैपिटल स्टॉक आगे वर्षों में हमारी मदद कर रहा है, जैसे यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन में चला गया, ये 12 लाख रुपए यहाँ डेप्रिसिएशन में चला गया ना, ये हमें आगे जा कर के इनकम जनरेट करने में मदद करेगा। पर इस साल में एक्चुअली में कोई वैल्यू एडिशन तो नहीं किया, इस 12 लाख ने इस साल में तो कोई वैल्यू एडिशन नहीं किया ना, मतलब इसने इस साल में प्रोडक्शन में तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया। आगे जा कर के उसकी दुकान और कई वर्षों तक चलेगी, ये उसमें कंट्रीब्यूट करेगा। तो दोनों को जब आप पूरा साल ख़त्म होने पर कैलकुलेट करेंगे, एक की जेब में पर मंथ 2 लाख के हिसाब से 24 लाख रुपया पड़ा है, वो अपनी नेक्स्ट ईयर की फाइनेंशियल प्लानिंग उस 24 लाख के दम पर करेगा। लेकिन दूसरे की जेब में 1 ईयर कंप्लीट होने पर 12 लाख पड़े हैं, वो अपने अगले ईयर की प्लानिंग इस 12 लाख से करेगा, क्योंकि वर्किंग कैपिटल दोनों की जेब में अलग अलग है। एक की जेब में वर्किंग कैपिटल 24 लाख पड़ा है और दूसरे की जेब में वर्किंग कैपिटल सिर्फ 12 लाख है। अब दोनों के पास साल ख़त्म होने के बाद फिक्स्ड कैपिटल अच्छा खासा है, क्योंकि लगभग दोनों की दुकान नहीं है, लेकिन वर्किंग कैपिटल का फ़र्क आया कि नहीं आया। ये इस सेम आमदनी होने के बावजूद भी साल ख़त्म होने पर दो इकोनॉमी यानी कि दो शॉपकीपर्स के पास डिफरेंट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल है, क्योंकि एक की शॉप ऑलमोस्ट ऑब्सोलीट कंडीशन में थी और दूसरे की शॉप एकदम ब्रांड न्यू फ्रेश थी। इसकी वजह से वर्ष ख़त्म होने पर दोनों के पास वर्किंग कैपिटल अलग अलग अमाउंट का था और दोनों अगले साल अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी बना सकते हैं वो उनके हाथ में जो उस समय में वर्किंग कैपिटल है इस पर निर्भर करता है। अगर ये दुकान पुरानी वाला जिसने नई की है ये उसके बराबर की इस बार अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी रखना चाहता है, उसके पास 24 लाख है, इसके पास 12 लाख, इसे एक्स्ट्रा 12 लाख कहीं से बोरो करने होंगे, अरेंज करने होंगे, इसको इसकी प्लानिंग करके चलना है, इसको इस बात की प्लानिंग करके चलना है। तो इकोनॉमी में ये जो 12 लाख रुपया उसका डेप्रिसिएशन में चला गया था, इसकी प्लानिंग करके चलना कितना ज़रूरी है कि आगे हम जितना प्रोड्यूस करना चाहते हैं, जिस स्केल पे करना चाहते हैं, उसके लिए जितना कैपिटल रिक्वायर्ड है उसका कितना हिस्सा है
जो हम खुद कंट्रीब्यूट कर पाएंगे और कितना है जो हमें बोरो करना है, कितना है जो हमें बोरो करना है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी वजह से जब हम इकोनॉमी के वाया जाते हैं ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो इसलिए जब हम वैल्यू एडिशन के वाया जाते हैं कि असल वैल्यू एडिशन कितना किया, एक फील्ड ऑफ लैंड है, अपनी लेबर के दम पर वीट प्रोड्यूस की ₹100 की, साल ख़त्म हुआ, वैल्यू एडिशन कितना किया, ₹100, डन। अगले ही साल सेम किसान को रिपीट करते हैं, अगले ही साल सेम किसान को रिपीट करते हैं और थोड़ा सा चेंज लेकर के आते हैं। वो क्या चेंज लेकर के आते हैं, नेक्स्ट ईयर इस किसान को ₹100 ही वीट प्रोड्यूस करना है, लेकिन उस साल इस किसान ने ₹100 का वीट प्रोड्यूस करने के लिए एक इक्विपमेंट परचेज़ कर लिया। जैसे मान लीजिए इसने हल परचेज़ किया, इसने हल परचेज़ किया, इतनी बात समझ में आई। तो वह हल उस साल जो इसने परचेज़ किया वो एक तरह से फार्म मशीन हो गई। तो इसने फार्म मशीन पे पैसा खर्च किया, खेती बाड़ी के लिए वो एक तरह की इनपुट गुड हो गई, एक तरह की इनपुट गुड ही हो गई ना, फार्म मशीन के रूप में इसने उसे इस्तेमाल किया। तो अब अल्टीमेटली इसने ₹100 का ही वीट प्रोड्यूस किया, लेकिन ₹20 इसके खर्च हो गए थे किस चीज़ में, उस हल को परचेज़ करने में, उस हल को परचेज़ करने में। हाँ, यहाँ पर वो जो इसने ₹20 उस हल पे लगाए हैं उसको टेक्निकली आप ऐसा समझिए कि वो वर्किंग कैपिटल की तरफ नहीं गया, वो फिक्स्ड कैपिटल की तरफ गया, वो फिक्स्ड कैपिटल की तरफ गया, डन। लेकिन आप ज़रा कैलकुलेट करना शुरू करें कि अब ये सिर्फ इस हल की मदद से ही अगले हर साल 100 रुपये प्रोड्यूस करता है। 5 साल बाद वो हल ख़त्म हो जाना है, 5 साल बाद वो हल ख़त्म हो जाना है। तो उस 5 साल के बाद जब इसे फिर से वीट प्रोडक्शन करनी है और वो 100 रुपये की वीट प्रोडक्शन करनी है, तो इसे पुराने हल को रिप्लेस करके नया हल लेना होगा, नया हल लेना होगा कि नहीं। और ऐसा मान लीजिए कि उस साल ये 20 रुपये के फर्टिलाइज़र भी ले रहा है, उसी साल में ये 20 रुपये के फर्टिलाइज़र भी डाल रहा है। तो टोटल इसने जो प्रोडक्शन की वो ₹100 की, टोटल प्रोडक्शन कितने की ₹100 की। उसमें से माइनस कीजिए ₹20 फर्टिलाइज़र के, क्योंकि वो इंटरमीडिएट गुड है, तो बाकी बचे ₹80। आप लोग इसके द्वारा जो ऐड की गई वैल्यू है, जो वैल्यू एडिशन है, आप उसमें से नेट वैल्यू एडिशन ही निकाल रहे हैं ना। हमने अभी थोड़ी देर पहले नेट वैल्यू एडिशन ही निकाला था ना, नेट कंट्रीब्यूशन, नेट कंट्रीब्यूशन मेड बाय फर्म, है ना, वैल्यू एडेड। और वैल्यू एडेड निकालने के लिए हमने बेकर के 200 रुपये में से 50 रुपीज़ इंटरमीडिएट गुड माइनस किए थे। तो हमने वहाँ पर फिर जा कर के निकाला कि उसने वैल्यू एडिशन कितना किया, उसका नेट कंट्रीब्यूशन। तो अब मैं किसान के लेवल पे आ गया हूँ। किसान ने पहले साल तो किसी चीज़ की मदद के बिना 100 रुपये प्रोड्यूस किया, वो सारा का सारा उसका नेट कंट्रीब्यूशन था। अगले साल उसने एक मशीन खरीद ली, 20 रुपये की हल खरीद ली, 5 साल उसने इससे खेती की, 5वां साल ख़त्म होने पर ख़त्म हो गया। 6वें साल जब वो खेती कर रहा है, पुराने हल को रिप्लेस करने के लिए नया हल चाहिए, 20 रुपया तो वहाँ लगा दिया। हम महंगाई को ख़त्म कर देते हैं थोड़ी देर, महंगाई नहीं है। और इस बार उसने देखा कि 5-6 साल फर्टिलिटी यूज़ कर लिए मिट्टी की, अब मुझे फर्टिलाइज़र भी डालने पड़ेंगे, 20 रुपये उसने फर्टिलाइज़र भी डाल लिए। तो अब ज़रा आप थोड़ा कैलकुलेट करिए, जो टोटल प्रोडक्शन किया है उसने वो 100 रुपीज़ का किया ना, यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन 100 रुपीज़ का किया। फॉर्मूले पे आ जाते हैं हम लोग। अब हम नेट कंट्रीब्यूशन देखेंगे ना, अब उसमें आप आ जाइए कि ₹20 माइनस कीजिए फर्टिलाइज़र का, तो बचे 80। अब इसमें से ₹20 माइनस कीजिए हल को रिप्लेस करने के लिए जो पैसा लगाया उसने, माने माइनस डेप्रिसिएशन, तब आप नेट वैल्यू एडिशन पे आए ना। फार्मर का नेट वैल्यू कितना ऐड किया है उसने इकोनॉमी में, 60 रुपीज़ का। फार्मर ने नेट वैल्यू कितना ऐड किया है, 60 रुपीज़। वैसे तो 100 रुपये का उसने प्रोडक्शन किया है, पर 20 रुपया उसका इंटरमीडिएट गुड पे गया और 20 रुपया उसका हल को रिप्लेस करने में गया, डेप्रिसिएशन में गया। ठीक है, अच्छा थोड़ी देर के लिए सोचिए, ग्रॉस वैल्यू कितना ऐड किया,
100 रुपीज़ की व्हीट है, माइनस 20 रुपीज़ इंटरमीडिएट गुड का, बचे 80 रुपीज़। तो ग्रॉस वैल्यू एडिशन कितना है? 80 रुपीज़ का। ग्रॉस वैल्यू एडिशन कितना है? 80 रुपीज़ का। लेकिन नेट वैल्यू एडिशन कितना है? 60 रुपीज़ का। तो जो इकोनॉमी सन 2000 में शुरू हुई है और सन 2025 में संसद में डिबेट चल रही है, तो संसद में 25 साल के दौरान देश के अंदर कैपिटल स्टॉक रिप्लेस ही नहीं किया गया। सोचो, वही 25 साल पुराने ट्रैक्टर, 25 साल पुराने ट्रक, 25 साल पुरानी बिल्डिंगें, दफ्तर, पानी विभाग, बिजली विभाग, देखा है ना, वो तो 100 साल पुराने भी। 25 साल पुरानी सड़कें, 25 साल पुराना रेलवे, सब 25-25 साल का। ऐसा कि कुछ चेंज नहीं किया, क्योंकि जिस कंपनी ने, जापानी कंपनी ने दिया था, उसने वादा किया था कि 25 साल तक देखने की लोड़ ही नहीं, 25 साल तो देखना मत, 25 साल 1 महीने के बाद बचना कुछ नहीं। ऐसी चीज़ बना के दे रहा हूँ कि 25 साल तो 1 रुपया नहीं लगाना, और 25 साल 1 महीने होता ही इसका बचना कुछ नहीं। और 25 साल 1वें महीने पे ही पार्लियामेंट में डिबेट आ गया, और 25 साल के अंदर आपकी जीडीपी हो गई 25 लाख की। ठीक है, 25 लाख की। अब ये जो 25 लाख की जीडीपी है आपकी, कड़ी है, नेशनल इनकम आप अकाउंटिंग करने जा रहे हैं, तो आपने नेशनल इनकम अकाउंटिंग इस बार बताया, एक नेताजी आए सदन में और वो कह रहे हैं इस बार हम लोग जो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस वैल्यू एडिशन करने जा रहे हैं लगभग 20 लाख रुपए का। किसी ने कहा अच्छा, 5 लाख रुपए का इंटरमीडिएट गुड निकाल दिया उसमें से। वैसे 25 लाख रुपए का कुल प्रोडक्शन था, 5 लाख का इंटरमीडिएट गुड निकाल दिए, और बचा है ग्रॉस वैल्यू एडिशन 20 लाख। बजाइए तालियां। तो सब एकदम तालियां बजाने लगे, कहते क्या बात है, 1 लाख रुपए से उठा के यहाँ तक ले आए 25 साल। एकदम से एक आदमी उठा, एक पार्लियामेंटेरियन, एक सांसद उठा, कहता अभी अभी मेरे हाथ एक पेपर लगा है जापानी कंपनी का, 25 साल से हम लोग जो कैपिटल स्टॉक इस्तेमाल कर रहे थे जापानी, वो सारा का सारा कैपिटल, मतलब जो हम लोग 25 साल पहले हम लोगों को इनहेरिटेंस में कुछ पैसा मिला था, उससे हमने कुछ कैपिटल स्टॉक बनाया था। इकोनॉमी शुरू करने से पहले हम सब लोग कुछ महीना टेंट में रहे थे कि सारा सड़क, सारा रेलवे, सारा बिल्डिंग बना के एक ही बार शिफ्ट होंगे। जैसे घर बनाने से पहले हम लोग किराए पे रहते कहीं, कि एक बार फाइनल करके फिनिशिंग दे के ही जाएंगे, बेडरूम में बेड लगा के, पर्दा लटका के, हवा थोड़ी पंखे ही चला के हिलता हो फिर ही जाएंगे। तो ऐसे ही हम लोग पहले मेक शिफ्ट लोकेलिटी में रहे कि पूरा देश एक बार पहले सज जाए, फिर पाँव रखेंगे ऐसे करके, उद्घाटन करेंगे उसका। वैसे हमने किया, और वो पैसा कहीं से भी आ सकता है, इकोनॉमी ऐसा करती ही है। कहते वो आ गया, दे दिया, एकदम ब्रिटिश ने दे दिया कि तुमसे बहुत लुटाए, ले लो, जाओ, कहीं से भी आया उसको भूल जाओ। अब 25 साल 1 महीना हो गया, सारा कैपिटल स्टॉक भंगार है, और इस कैपिटल स्टॉक को रिप्लेस करने के लिए इस बार एग्जैक्ट 20 लाख रुपया चाहिए। इस बार एग्जैक्ट कितना चाहिए? 20 लाख रुपया। मंत्री जी से आप पूछिए नेट वैल्यू एडिशन कितना है? 25 लाख कुल प्रोडक्शन डन, 5 लाख इंटरमीडिएट गुड डन, माइनस बचा 20 लाख। 20 लाख डेप्रिसिएशन में शून्य। अब अगले महीने कुछ प्रोड्यूसन करना है तो कैपिटल स्टॉक चाहिए, और कैपिटल स्टॉक तो शून्य हम लोग के पास, क्योंकि इसी महीने के एंड में जापानी कंपनी के दिए शराब के मुताबिक हमारा सब नष्ट होने वाला है। और आपको झुंझुना दिखाया जा रहा है 20 लाख ग्रॉस कैप वैल्यू एडिशन। मेरे भाइयों, ग्रॉस वैल्यू एडिशन नहीं, नेट वैल्यू एडिशन में जिंदगी है। NVA आओ सब लोग बाहर, सदन के बाहर बैठ के धरना देते हैं, चलो इससे कैपिटल स्टॉक बिल्ड हो जाएगा। धरना ही समाधान है। हो गया, पत्रकारों ने लिख दिया, अगले दिन छाप दिया, और उस कंट्री में एग्जाम भी होता है UPSC का, आप लोगों ने पढ़ लिया वही। अब बताइए क्यों ना नेट वैल्यू एडिशन, ग्रॉस वैल्यू एडिशन देखूं मैं? कोई भी देश की इकोनॉमी अगर आप देख रहे हो, आप ही लोग इकोनॉमिस्ट हो, तो क्यों ना देखो? आप खुद बताओ, दिल से बताओ। उस दिन जापानी कंपनी के कहने मुताबिक उस दिन सारा कैपिटल खत्म कर लो, डन कर लो, के खत्म होके सब, नहीं बनाओ नया रेलवे, नहीं बनाओ नई सड़क, नहीं बनाओ नया घर, नई मशीन बिल्डिंग, कुछ मत बनाओ, चलो। तो जो 20 लाख रुपए की उस दिन ढिंडोरा पीट रहे हो कि ग्रॉस वैल्यू एडिशन है, अगले साल इसका कोई भी प्रोपोर्शन मेंटेन रख पाओगे? हैं? ट्रक के साइज के खड्डे वाली सड़क में ट्रक चलेगा? वापस फिर से रूरल इकोनॉमी में चले जाओगे, वापस फिर से बार्टर सिस्टम में चले जाओगे, चीज के बदले चीज, वापस फिर से लोकलाइज हो जाओगे, ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी खत्म हो जाएगी।
तो इसका मतलब अगर अगले साल इस कैपेसिटी को मेंटेन रखना है वैल्यू एडिशन की, तो कैपिटल स्टॉक रिप्लेस करना ही पड़ेगा फ्रेश कैपिटल स्टॉक से। डेप्रिसिएशन का बोझा लेना ही पड़ेगा कंधे पे। समझ में आई बात? इसीलिए हम उसको वैल्यू एडिशन में इंक्लूड करके चलते हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात कि नहीं समझ रहे हैं? वो किसान, ओके, दैट इज द कॉन्सेप्ट। चलें आगे, अब इस चीज को पढ़ें। तो इसीलिए हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था डेप्रिसिएशन। एक तो होता है, हमने पढ़ा कैपिटल स्टॉक, और उस कैपिटल स्टॉक को जब हमने इस तरह से देखा कि पहले से 10 लाख का कैपिटल स्टॉक है और उसमें 2 लाख का और क्या जोड़ दिया, इस बार नई मशीन, नए चाबी पाने, नए प्लास, सब कुछ नया नया जोड़ दिया 2 लाख का, तो यहाँ पर जो ग्रॉस कैपिटल फॉर्म हुआ है ये 12 लाख हो गया है, क्योंकि पहले का एग्जिस्ट कर रहा कैपिटल स्टॉक प्लस 2 लाख रुपए का और डेप्रिसिएशन भी उसमें ऐड कर दीजिए, यह ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन हो गया इसमें से। इसमें कोई टेंशन तो नहीं। लेकिन अब इसमें बदलाव आ गया। जब आप इसको नेट कैपिटल फॉर्मेशन के रूप में देख रहे हैं तो इसमें चेंज आ जाएगा। इसमें यह हो जाएगा कि जो आपका पहले से कैपिटल स्टॉक एग्जिस्ट कर रहा है, योर कैपिटल स्टॉक एग्जिस्टिंग ऑलरेडी, और जो नया आपने उसने 2 लाख रुपए का रिप्लेसमेंट के लिए कैपिटल स्टॉक डाला है, वो डेप्रिसिएशन है, वो डेप्रिसिएशन है। ओके, तो इसलिए पहले से एग्जिस्ट कर रहे कैपिटल स्टॉक में से माइनस करना है आपको डेप्रिसिएशन, तो आपके पास आ जाएगा नेट कैपिटल फॉर्मेशन। इतनी बात समझ में आई? दैट इज़ योर नेट कैपिटल फॉर्मेशन। तो नहीं 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 नहीं, वहाँ पर गलती हो गई, उसको ध्यान समझो, वो गलत। क्योंकि अगर हमारा पहले से स्टॉक तो 10 लाख रुपए का था और उसमें हमने 2 लाख रुपए का नया ऐड किया है, उसको अगर हम 10 लाख में से माइनस करेंगे तो बचेगा 8 लाख रुपया। वो गलत कर रहे थे हम। अभी पहले हमने सही बताया था, अभी यहाँ पर इंटरप्रिटेशन उसका गलत हुआ। इसको ध्यान से समझो। आपके पास 10 लाख रुपए का कैपिटल स्टॉक ऑलरेडी है, उसमें से 2 लाख रुपए का आपको रिप्लेस करना नए 2 लाख के साथ, नए 2 लाख रुपए के साथ। ओए आके आई बात समझ में? तो अल्टीमेटली आपके पास जो नेट बचा वो 10 ही लाख बचा, 12 लाख नहीं। वो कितना बचा? 10 ही लाख बचा, 12 लाख नहीं। यही हम पहले भी समझा रहे थे। इतनी बात क्लियर हुई? ये समझ आ गया तो आगे फिर नेट वैल्यू एडिशन कैसे निकालना है क्लियर हो गया। ओके, तो अब हम इसको कंक्लूजन की तरफ ले जाएं। हमने हमारे पिछले लेक्चर्स में सिंपली ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट हमने पढ़ा था ना, और उसके तहत हमने क्या पढ़ा था, ध्यान से समझो। हम नेट इन्वेस्टमेंट को बाद में समझेंगे, पहले हम इसको समझते हैं। देखो, हमने पढ़ा था ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। ओके, तो कोई भी एक इकोनॉमी में आप उस ईयर में आए, जैसे सपोज़ कीजिए हम 2025 तक आए, 31 मार्च तक आ गए, और उस ईयर तक हमारी जो नेट इन्वेस्टमेंट है उसको आप कैलकुलेट करके चलिए कि जैसे मान लीजिए 10 लाख रुपए तक का कैपिटल स्टॉक हमारे पास नेट इन्वेस्टमेंट के रूप में खड़ा है। इज़ दैट क्लियर? और उस 10 लाख रुपए के नेट इन्वेस्टमेंट में जो हमारे पास कैपिटल स्टॉक खड़ा है, आपने 2 लाख रुपए का और नया कैपिटल स्टॉक जोड़ा, जो टेक्निकली तो डेप्रिसिएशन ही होने वाला है, बट अभी हम उसको मानेंगे ही नहीं डेप्रिसिएशन। अभी हम ये मान रहे हैं कि वो 2 लाख रुपए का और कैपिटल स्टॉक जोड़ा। तो 10 लाख रुपीज़ का अब तक का नेट इन्वेस्टमेंट या नेट कैपिटल स्टॉक आप इसको मानिए, प्लस द 2 लाख रुपीज़, ये आपका यहाँ पर आ गया ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। अब आप इसी में से निकालने की कोशिश करिए। आप नेट इन्वेस्टमेंट को इधर रखिए, इधर ही रखिए इज इक्वल टू के। तो नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू फिर क्या हो गया? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। तो अब हम पिछली फिगर पे आते हैं। हमने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितना निकाला था? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 लाख जो कैपिटल स्टॉक था, प्लस न्यू इन्वेस्टमेंट ऑफ 2 लाख जो असल में डेप्रिसिएशन ही है। तो 10 + 2 12 लाख। अब हम नेट इन्वेस्टमेंट निकालना चाह रहे हैं, तो वो कितना है? नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आ गया है 12 लाख रुपया, और माइनस डेप्रिसिएशन वो है 2 लाख रुपया। तो नेट इन्वेस्टमेंट